ये सारी चीजें। ठीक है, अभी हम कौन सी मशीन पे काम कर रहे थे, आई थिंक इस पर, और ये रहा डोमेन। ठीक है, और ये रही मशीन। तो यहाँ मैंने एक वर्चुअल मशीन भी ऑन कर ली है, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो चीज हो गई हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेट। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जब आप जाते हैं अजूर के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पता होने का मतलब ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट किस तरह मूव हो रही है, क्यों हम अजूर एक्टिव डायरेक्टरी को देख रहे हैं, क्यों माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि इसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, तो वजह क्या हो सकती है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। एक्टिव डायरेक्टरी सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो आप डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करके यूज करते हैं। ठीक है, ये बस पहुंची पहुंची है मशीन, कुछ ही लम्हात में ये मशीन साइन इन कर जाएगी। Sir, NTLM stands for? न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। एनटीएलएम हमारे पास पुरानी लोकल मशीन की ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, और जितने भी यूजर आप क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एनटीएलएम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर, जैसे ही आपने मशीन इंस्टॉल करी, किसी क्लाइंट को दी, वो मशीन जो है एनटीएलएम प्रोटोकॉल के बेस पे चल रही है। लेकिन जैसे ही वो मशीन डोमेन ज्वाइन करती है, ठीक है, जिसको आप क्लाइंट डोमेन ज्वाइनिंग बोलते हैं, जैसे ही वो मशीन डोमेन ज्वाइन करती है और उसके बाद रीबूट होती है, और रीबूट होने के बाद वो उस यूजर को इस्तेमाल करती है जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी पे बनाया हुआ है, तो इन दैट केस वो यूजर, वो मशीन कर्बरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, फिर वो एनटीएलएम पे नहीं होती। हाँ, लेकिन उस मशीन पर अगर आप लोकल यूजर से लॉगिन करते हैं, तो वो एनटीएलएम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज। जब आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आप कर्बरोस यूज कर रहे हैं, जब आप बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आप एनटीएलएम यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि दोनों प्रोटोकॉल चलते हैं भाई, तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ मेरे पास विंडोज सर्वर 2016 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। मैं टूल्स में जाता हूँ और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें यहाँ मेरे पास सारी रिसोर्सेज आ रही होती हैं, और मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ ओयूज। ओयूज स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। यूजुअली हम ओयूज बनाते हैं इस तरह जैसे हम कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स बना रहे हो। तो ये एक डिपार्टमेंट ही होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ आप डिपार्टमेंट बना लेते हैं आईटी के नाम से, और फिर उस आईटी के डिपार्टमेंट में आप यूजर बना लेते हैं। ठीक है, टॉम के नाम से हम यूजर बना लेते हैं पहला, और हम इसका पासवर्ड रख लेता है। ये हमने यूजर बना लिया। अब ये यूजर मशीन डोमेन को ज्वाइन करेगा और एक्सेस करेगा रिसोर्सेज को। तो ये हमारे पास जो है एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट है, इस तरह काम करता हुआ नजर आता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में एक सेंट्रलाइज कंसोल है, यूजर यहाँ साइन इन करता है। ठीक है, यहाँ से वैलिडेट होता है। जब कोई मशीन डोमेन ज्वाइन करेगी तो वो यहाँ कंप्यूटर्स के टैब में नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो देख भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है लोकल एक्टिव डायरेक्टरी, जिसमें लोकल यूजर बैठा हुआ है, और वो बैठने के बाद यहाँ से अपने आप को ऑथेंटिकेट करा रहा है। ठीक है, डोमेन को ज्वाइन करता है और काम कर लेता है। कितने लोगों को डोमेन ज्वाइन कराना आता है विंडोज। आता है सर। सर आता है। ठीक आता है है ना, सर। बिल्कुल नहीं आता, वेरी गुड, बिल्कुल मतलब नहीं आता। छा गए आप लोग यार। ठीक है, क्या आपको डोमेन ज्वाइन कराना आता है मशीन को। ये एक विंडोज 10 का क्लाइंट है। ठीक है, और हम इस मशीन को डोमेन ज्वाइन कराने जा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक क्लाइंट आ गया, और ये क्लाइंट हमने साइन इन कर लिया। ये मशीन है विंडोज 10 की, जिसको आपने डोमेन ज्वाइन कराना है। अब जब अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर चल रहा होगा ना, तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली
पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस आपको शेयर कर देता है। उसके अंदर आपके पास आपकी मशीन का आईपी एड्रेस होता है, उसके अंदर आपके पास होता है आपका डीएनएस एड्रेस, उसमें होता है आपका डोमेन नेम, उसमें होता है आपका डिफॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क। तो आपको एक हिस्सा जो है वो नहीं करना होता अपने एक्टिव डायरेक्टरी का, कि वो आपको प्रीफर डीएनएस में आईपी एड्रेस डालना है अपने डोमेन कंट्रोलर का, वो नहीं करना होता। लेकिन अगर आप मैन्युअल पे काम कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ से चेक करता हूँ कनेक्टिविटी अपने सर्वर की 10.0.0.1। आप बोलेंगे ये पता नहीं कैसे पता है इसको, मशीन है मेरी भाई, मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा। ठीक है, और ये देख लें, लोकल सर्वर सर्वर 2016 ए newsop.pk, और ये रहा आईपी 10.0.0.1। तो मैंने इस आईपी को जो है वो पिंग किया था, ठीक है, इस मशीन से। तो ये मैंने पिंग किया है, इसको कर दिया मैंने पिंग। अच्छा, डॉट लगा दिया मैंने। ये रिप्लाई आ रहा है भाईजान, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल आप कनेक्टेड हैं। जब मुझे इसकी कनेक्टिविटी पता लग गई है, क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी है, तो मैं यहाँ से ncpa.cpl लिखूंगा और चला जाऊंगा लोकल एरिया कनेक्शन में, और ईथरनेट 0 जो मेरा एक ईथरनेट है उसकी प्रॉपर्टी में जाके आईपी वर्जन 4 में जाऊंगा और यहाँ प्रीफर डीएनएस में आईपी डाल दूंगा अपने डोमेन कंट्रोलर की, ये वाली 10.0.0.1। अगर आपकी कंपनी में डीएचसीपी सर्वर चल रहा है तो ये जहमत आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको जाके डोमेन ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ मेरे पास ये मौजूद है 10.0.0.1। ये मैंने आईपी डाल दी यहाँ पे प्रिफर्ड डीएनएस में, क्योंकि मैं मैनुअल कर रहा हूँ डोमेन ज्वाइनिंग वाला काम, और इसको क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा sysdm.cpl sysdm.cpl और चेंज पे क्लिक करूंगा और यहाँ डोमेन ज्वाइन करा लूंगा। ठीक है, इस मशीन का नाम है क्लाइंट 10A। और अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को ओपन करूं तो देखें कंप्यूटर के फोल्डर में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसने डोमेन ज्वाइन किया हुआ हो। तो जब हम क्लाइंट डोमेन ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो ये क्लाइंट ज्वाइन करेगा, तो यहाँ हमारे पास क्लाइंट 10A अपडेट हो जाएगा। चलें भी करके देखते हैं इसको। ये मैंने डोमेन नेम डाला और ओके किया। यहाँ उसने मुझसे क्रेडेंशियल मांगे, तो एज पर द माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो आप वो यूजर जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट किया है उसके क्रेडेंशियल से भी मशीन को डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे अकाउंट 10 मशीनों को 10 कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं। तो मैंने एक यूजर क्रिएट किया है बाय द नेम ऑफ टॉम, अगर मैं उसके क्रेडेंशियल यहाँ डाल दूं तो भी ये मशीन डोमेन ज्वाइन कर लेगी। रीजन क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हुआ है कि अगर आप एक यूजर बनाते हैं तो वो यूजर अकाउंट 10 कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करा सकता है, 11वें को नहीं कराएगा। तो ये परमिशन अलाउ है। तो अगर मैं ये यूजर क्रेडेंशियल डालूं तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन का और फिर उसके पासवर्ड को इस्तेमाल करूं तब भी ये डोमेन ज्वाइन कर लेगा। तो हम यूजर से कर लेते हैं, देखें कितने एरर आते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ज्वाइन हो गया वन गो में। वो कह रहे हैं जी रीबूट करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ जी कर लो रीबूट, मुझे क्या मसला है। ये हमने रिबूट कर लिया और हम यहाँ चले गए सर्वर पे, और ये देखें क्लाइंट 10A। तो ये आ गई भाईजान क्लाइंट डोमेन ज्वाइनिंग वाली पहली लैब, छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि किस तरह आप मशीन को डोमेन ज्वाइन करा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो चीज समझने वाली है, वो जो डोमेन ज्वाइन कराने का मकसद था वो क्या था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन के वापस आने पे, जो किसी भी लम्हे में वापस आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये मशीन वापस आ गई और यहाँ अभी वो कह रहा है क्लाइंट 10A से ज्वाइन करना है, साइन इन करना है, या फिर यूज अदर यूजर। जब आप अदर यूजर करते हैं तो वो कह रहा है साइन इन टू, कहाँ साइन इन कर रहे हैं आप, डोमेन पे। इस डोमेन पे जब आप साइन इन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यूज करना चाहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की ऑथेंटिकेशन, जिसके लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, कर्वरोस। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखें .बैकस्लैश, तो अब वो लेके जा रहा है क्लाइंट 10A पे। वो कह रहा है अगर आप .बैकस्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसी मशीन पे साइन इन करना चाहते हैं जिस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है जिस पे आप खड़े हुए हैं। आप अपने डोमेन वाले क्रेडेंशियल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो अब इन दैट केस, अब जब आप यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे तो आप लोकल यूजर से लॉगिन करेंगे जो इस मशीन पे डोमेन ज्वाइन करने से पहले लॉगिन था। तो इस यूजर की ऑथेंटिकेशन करेगा NTLM प्रोटोकॉल।
ठीक है, और इस यूजर की ऑथेंटिकेशन करेगा करब्रोस। ये है फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एनटीएलएम और करब्रोस का क्या फर्क होता है और कैसे देख सकते हैं। तो ये था वो फर्क भाईजान। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे अपने पास Azure एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। वो कहते हैं कि जनाब जो आप ऑन प्रेमिस में ऑथेंटिकेशन करते थे ना, वही काम सारा आप माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कर देगा Azure, और Azure के अंदर आपको मिल जाएगी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये क्लाउड बेस्ड सूट ऑफ आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी खासियत ये है कि ये आपको अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट के होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में रखी हुई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, वो भी ऑथेंटिकेटेड मोड में। तो आप ऑथेंटिकेट होते हैं और ऑथेंटिकेटेड मोड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है वो फायदा। अब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज होती कौन सी हैं? अगर आपकी कंपनी ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है माइक्रोसॉफ्ट 365 की, जिसमें आप एक्सचेंज ऑनलाइन चलाते हैं, आप शेयर पॉइंट ऑनलाइन चलाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हैं, आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस यूज कर रहे हैं, आप आउटलुक यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज। तो अगर आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है Azure एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे ही आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होती है, आपको Azure एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है, और आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस वहां से ऑथेंटिकेट होना होता है, दैट्स इट। तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या कहता है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कहता है इट प्रोवाइड एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, डिवाइस मैनेजमेंट एंड हाइब्रिड आइडेंटिटी। आप सिर्फ यही नहीं कर सकते कि आप ऑथेंटिकेट होंगे, आप जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी, जो माइक्रोसॉफ्ट के होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद है। आपके पास ऑथेंटिकेशन है वो आसान है। अगर आप हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि आपके पास एक सर्वर रनिंग कर एक चल रहा है आपकी कंपनी में डेटा सेंटर में, और आपने कहा कि यार कुछ चीजें यहाँ से उठाओ और क्लाउड पे मूव कर दो, तो अब इन दैट केस आपके पास हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां आपके पास ऑन प्रेमिस भी यूजर बैठे हुए हैं, ऑन प्रेमिस सर्विसेज भी चल रही हैं, और कुछ सर्विसेज आप क्लाउड पे ले गए हैं जो क्लाउड पे मैनेज हो रही हैं। तो इन दैट केस आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर्विसेज को। आपके यहाँ ठीक है जी, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं यूज करूंगा चीजें, तो उसके लिए क्या अजूर मेरे काम आएगा? बिल्कुल आएगा। हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम करता है। आप यूजर की आइडेंटिटीज अपनी प्रेमिसेस से क्लाउड पे मूव कर दें, जब आप सिंक करेंगे क्लाउड पे, तो अब क्लाउड वाली चीजें आपके साथ काम करेंगी। वो वही ऑथेंटिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगी जो आप लोकली अपनी रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। यहाँ पिक्चर में वो क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी आपका ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर था जहां आपकी लोकल एक्टिव डायरेक्टरी चल रही थी, जहां पे आपके पास ऑथेंटिकेशन मेथड करवरोस और एनटीएलएम मौजूद थे जो आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपने कहा कि मैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ, तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सबसे पहली चीज तो ये करेगी कि जो ऑथेंटिकेशन मेथड है ना उसको चेंज कर देगी। अब आप ये स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई पूछे कि क्या करबरोस प्रोटोकॉल अजूर पे चलता है? नहीं चलता भाई, क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल हैं। वो यूज करते हैं SAML, वो यूज करते हैं ओ ऑथेंटिकेशन, वो यूज करते हैं ओपन आईडी या फिर फेडरेशन सर्विसेज। ये हमारे पास जो है वो ऑथेंटिकेशन मेथड इस्तेमाल होते हैं। SAML जो है वो हमारे पास होता है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। ये XML फाइल है जो स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्ट चलते हैं उनके ऑथेंटिकेशन के, वो आप यूज कर लें। आप स्क्रिप्ट की मदद से जो है वो ये काम कर सकते हैं कि यूजर को ऑथेंटिकेट करा लें। इसी तरह थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, कुछ कुछ पार्टनर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यूज होते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें ओ ऑथेंटिकेशन या ओपन आईडी आता है। अगर आप हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं या आप वैसे बिल्ड करना चाहते हैं बिटवीन रिलेशन बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फेडरेशन सर्विसेज इस्तेमाल कर लेते हैं। फेडरेशन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आपकी एक कंपनी है abc.com और दूसरी एक दोस्त की कंपनी है xyz.com, और ये दोनों कंपनियां चाहती हैं कि हम शेक हैंड कर लें और हम रिसोर्सेज को एक साथ इस्तेमाल करें। हमारा यूजर आपकी कंपनी की रिसोर्स इस्तेमाल करे, आपका यूजर हमारी कंपनी की रिसोर्स इस्तेमाल करे, और उसके लिए जो वो ऑथेंटिकेशन करें, जो वैलिडेट करें अपने क्रेडेंशियल, उसका ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो हम बिल्ड कर लें एक सर्विस की मदद से जो कहलाती है फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज क्या करेगी कि दोनों एक्टिव डायरेक्टरी, दोनों कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करेगी एक दूसरे के साथ, और अलाउ कराएगी कुछ यूजर्स इस कंपनी से और कुछ यूजर इस कंपनी से। सो जो यूजर यहाँ अलाउ होंगे ना,
वो यहाँ वाली कंपनी में रिसोर्स को एक्सेस कर सकते होंगे, और जो यहाँ अलाउ होंगे वो यहाँ रिसोर्स को एक्सेस कर सकते होंगे। ये काम हो रहा होता है। तो उसके लिए फेडरेशन सर्विसेज होती हैं जो वो क्रिएट करते हैं। तो यही सारा काम माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आप हमारे साथ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे पार्टनरशिप करें और हम आपका यूजर हमारे पास आके अपनी रिसोर्सेज या कोई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, तो फिर ऐसी सूरत में आप फेडरेशन ट्रस्ट बिल्ड कर लें हमारे साथ, हम उसको ऑथेंटिकेटेड सिस्टम मान लेंगे। तो ये अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जब आपके पास अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस आएगी, तो उसमें आप सिर्फ अजूर के लिए अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, आप और चीजों के लिए भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आपके पास अगर ऑफिस 365 की रिसोर्सेज है, माइक्रोसॉफ्ट 365 की रिसोर्सेज है, आपके पास वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं, आपके पास डेटा स्टोर्स हैं या डेटा बेसिस हैं, तो आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन होस्ट कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड पे, तो उनको भी ऑथराइज होने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क से। सो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एक ऐसी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड पे प्रोवाइड कर दी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करनी। अगर आप अपने ऑन प्रेमिस में जाके देखें तो पहले आपके पास एक मशीन होती है जिसपे आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद ही आप जाके ये काम कर पाते हैं कि आप यूजर्स बनाएं और उनको ऑथेंटिकेट करें। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है भाईजान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके रखूंगा, आप सिर्फ वहां आए और एंजॉय करें। तो ये काम माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने कुछ सब्सक्रिप्शन ली, ठीक है, और portal.office.com, हमारे ये दोस्त और मैं इनके साथ एज अ कंसल्टेंट, पार्टनर कंसल्टेंट काम करता रहा हूँ। तो पार्टनर सपोर्ट, तो इन्होंने मेरा अकाउंट बंद नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मैं एज अ पार्टनर इनके साथ काम कर रहा था कंसल्टेंट के तौर पे। तो इन्होंने कहा कि यार ये हमारे बुरे वक्त में काम आ जाता है, तो इसको एज अ कंसल्टेंट यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है थर्ड पार्टी और माइक्रोसॉफ्ट की, थर्ड पार्टी तो नहीं है, ये आपको पता होगा, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मोबाइल दिखा रहा हूँ मैं, बच्चा दिखा रहा हूँ मैं, हैं? और मैंने उससे इंस्टॉल कर लिया इसको। तो इन्होंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन ली थी यहाँ पर, इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली और इन्होंने कहा कि यार हम जब हमारा जो यूजर क्रिएट होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 पर, तो वो ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, ये तो एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर चलता नहीं है। तो मैंने ये बात उनको बता दी थी कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बाय डिफॉल्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज दे देता है। वो कहता है कि ये आपके पास फ्री वर्जन मौजूद है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का, जिससे आपका यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और वो ऑथेंटिकेट होकर जो चाहे करना चाहे कर ले, एज पर द परमिशन, जो उसको परमिशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आ रही है। ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ना हमने इंस्टॉल नहीं करी थी, हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन ली थी माइक्रोसॉफ्ट 365 के एक्सचेंज और वन ड्राइव के लाइसेंसेस की, दैट्स इट। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लाइसेंस जो है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का फ्री लाइसेंस है। तो जितने भी यूजर यहाँ बने हुए हैं ना, यहाँ जितने भी यूजर बने हुए हैं ये, दैट बिगेन फ्रॉम आमिर यूनुस टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जुहेब हनीफ, ये सब के सब यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी में भी नजर आ रहे हैं। आ जाओ चीतों, आमिर यूनुस, और आमिर यूनुस से चलो भाई अपडेट हो जाए यार, स्लो से चल रही है। जुहेब हनीफ, तो ये सारे के सारे यूजर यहाँ भी मौजूद हैं।
इन यूजर के लिए ना हमने कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करी थी, हमने सिर्फ क्या किया था, हमने सब्सक्रिप्शन ली थी, यहाँ पे लाइसेंस लिए थे, दैट्स इट। तो लाइसेंस लेते हैं, आपको ये पोर्टल मिल जाता है, इस पोर्टल पे जाके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन के लिए अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिन पैनल, जो अब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के नाम से आना शुरू हो गया है। एंट्रा स्टैंड फॉर एंटरप्राइज सर्विसेज। तो ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज एडमिन सेंटर है ये, जिसको हम एंट्रा बोलते हैं अब। और वहां आपके पास अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं परमिशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है किस तरह के लाइसेंसिंग प्लान आपके पास है। तो ये तो हो गई ऑथेंटिकेशन के लिए अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। बट जब आप ये कोर्स की बात करते हो ना, तो यहाँ पर अजूर एक्टिव डायरेक्टरी इस तरह आपको सेपरेट नहीं मिलती। आप जब साइन इन करेंगे, आप जब काम करेंगे, तो आप कुछ इस तरह काम कर रहे होंगे, और इस तरह के पैनल पे काम करेंगे, portal.azure.com। एज ए बिंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए बिंग अजूर एडमिनिस्ट्रेटर, आप काम करते हैं इस अकाउंट पे। अब मेरे पास एक कोड आएगा, जिसको मैं फौरन से बोलूंगा हाँ। और राइट, और कोड आया मेरे पास 5904162। ये है माइक्रोसॉफ्ट अजूर पोर्टल। सो एज ए बिंग अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये डिफाइन भी करना होता है, ये डिसाइड भी करना होता है कि आप कौन से वाले क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं या अजूर के क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो भाई अगर आप कहते हैं ना कि मैं अजूर का क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो आपके लिए अजूर यहाँ पर है, आप ये वाली दुनिया में जिएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो आपकी जिंदगी में ये बाहर है। ठीक है, तो आप ये चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ आपके पास होंगे एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये चीजें आपके पास यहाँ नजर आएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो आपके पास ये वाली एक्टिव डायरेक्टरी आएगी, जैसे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है आपके पास, इसे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट अजूर। और यहाँ आपको मिलेंगे रिसोर्सेज, रिसोर्स ग्रुप, सर्विसेज, पॉलिसीज, ये सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए आपको ये चीजें समझनी है, कि जब आप ये बात कहते हैं कि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल करेंगे हम यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए, तो किस तरह के यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए? वो यूजर जो आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर के एनवायरनमेंट में बनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के लिए भी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद है, लेकिन सेपरेट नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। ये नहीं बदला माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा की तरह। इसने नहीं लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, और उसके अंदर डायरेक्टरी सर्विसेज है, वो ये रही एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, वही फ्री वर्जन। तो ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो सकती विदाउट हैविंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। जो काम हो सकता है वो ये कि आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज, एक्सचेंज, एक्सचेंज टीम्स, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, अगर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर। लेकिन अगर आपसे कोई बात बोलता है भाई क्या करते हो, अजूर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बोले तो स्टोरेज मैनेज करता हूँ भाई, वर्चुअल नेटवर्क मैनेज करता हूँ, वर्चुअल मशीन मैनेज करता हूँ, एप्लीकेशन सर्वर मैनेज करता हूँ, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ, डीआर साइट बना रहा हूँ, बैकअप कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो अगर आप ये वाले काम कर रहे हैं ना जो मैं आपको अब गिनवा रहा हूँ, तो उसके लिए आप जाएंगे अजूर एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिसपे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझना है कि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हर जगह मौजूद है, ऑथेंटिकेट करेगी। लेकिन अजूर एडमिनिस्ट्रेटर और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फर्क होता है, वो आपको समझना है। ठीक है, अगर कोई बंदा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है फहद, आपको आवाज आ रही जी। है?
जी जी फरहान भाई। अच्छा, मुझे मुझे सिर्फ इन दोनों में जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आ रहा है कि जो अजोर की जो आप portal.azure.com है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट है और वो जो है वो एप्लीकेशन की मैनेजमेंट है। इज इट द डिफरेंस, और या इसके अरे अलावा कोई और? छा गए, बस इतना भी याद कर लेंगे बहुत हो गया। आज के दिन के पैसे हो गए। अब आप लेज खाएं और कोल्ड ड्रिंक पिए और जाएं बैठ जाएं। बेहतरीन हो गया ये। तो बिल्कुल सही है, आप इसको बिल्कुल इसी तरह ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट यही बात कहता है कि आपको ये समझनी है कि आप सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, किस तरह की जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। आप ये बात कह सकते हैं कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना, माइक्रोसॉफ्ट आपको सैस भी प्रोवाइड करता है और पैस भी प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज भी है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज भी है। तो इस वजह से मैं स्पेसिफिकली ना इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं लेना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन आपने ओके बोला ओके। सही है। ठीक है, बोला सही है। सर तो इन्होंने जो कहा इसका मतलब क्या है जरा? हाँ, इन्होंने ये बात कही कि अगर आपको बनाने हैं वर्चुअल मशीन है अजूर पे, अगर आपको बनाना है वर्चुअल नेटवर्क, अगर आपको बनाना है फायरवॉल्स लगानी है, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है ना, जहाँ पे हर तरह की सर्विसेज के सर्वर्स चल रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो आप लॉग इन करते हो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे, portal.azure.com पे। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिलेट जो आ रही है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑनलाइन, शेयर पॉइंट, टीम्स, वन ड्राइव, अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप मौजूद हैं भाईजान कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे। तो ये वो छोटा सा डिफरेंस बताना चाह रहे थे। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड इस वजह से उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता, आपको प्लेटफॉर्म भी देता है, आपको सॉरी सॉफ्टवेयर भी देता है। वो क्या होते हैं हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम देखेंगे उसको। डे वन इतनी ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है। डे वन में अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या कर रही है अजोर पे। अजोर पे एक्टिव डायरेक्टरी आपके यूजर को वैलिडेट करा रही है क्रेडेंशियल्स को। जो भी बंदा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल करेगा, नो मैटर वो माइक्रोसॉफ्ट 365 की इस्तेमाल कर रहा हो या माइक्रोसॉफ्ट अजोर की इस्तेमाल कर रहा हो। तुम इधर आओ, तुम क्या मेरे को वीडियोस दिखा रहे हो इधर, तुम तो बंद हो। एक तो आप फीड्स ऑन कर देना वन ड्राइव उस पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, तो बड़ी बड़ी मजे मजे की वीडियोस भेजते हैं एड्स के साथ। चलो, तुम तो बंद हो। तो तो आपके पास जो है अजोर की ऑथेंटिकेशन भी हो रही होती है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं। तो क्या चीजें आपको समझनी है, वो समझनी ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां हर हाल में आपके पास बिल्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम सब्सक्रिप्शन के साथ बाइंड हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री वर्जन दे देता है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी का, जिससे आपका यूजर ऑथेंटिकेट होके क्लाउड की सर्विसेज को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये है बेनिफिट। ठीक है, अब आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, आप अपने यूजर नेम पासवर्ड की मदद से ऑथेंटिकेट हो जाएंगे अजूर के प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी। यही डेमोस्ट्रेशन में यूएस के आईपी एड्रेसिंग में भी दिखा रहा हूँ, यही डेमोस्ट्रेशन में पाकिस्तान के आईपी नेटवर्क में भी दिखा रहा हूँ। मजे आ रहे हैं मेरे, दोनों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ये राइट्स हैं, क्योंकि मैं क्लाउड पे ऑथेंटिकेट हो सकता हूँ। लेकिन अगर यही एक्टिव डायरेक्टरी मेरी कंपनी में इंस्टॉल होती तो मैं कैसे अपनी कंपनी के सर्वर को कनेक्ट करता यहाँ से बैठ के घर से? डेफिनेटली मैं एक सर्विस इस्तेमाल करता जिसका नाम होता है वीपीएन। तो पहले मैं वीपीएन से कनेक्ट करता, फिर उसके बाद वीपीएन से जब मैं कनेक्ट करता तो वो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई कराता। वो यूजर नेम पासवर्ड मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का होता और उसकी मदद से मैं ऑथेंटिकेट होता और मैं कंपनी के इंटरनल सर्वर पे काम करता। जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो हमारे सपोर्ट के लड़के हैं वो ये काम करते हैं, वो वीपीएन की मदद से कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं। तो ये बिल्कुल होता है। फाद भाई, थैंक यू सो मच। ये चीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की और एप्लीकेशंस की जो आपने बताई है बिल्कुल समझ आ गई। इसको थोड़ा सा लिंक कर देंगे जो आपने स्टार्ट में किया था, सर्वर्स के अंदर एक यूज़र बनाया और उसके साथ, जी हाँ, तो जी हाँ, वो बस थोड़ा सा ना कंक्लूड हो जाएगा। हाँ थैंक यू हाँ, सो बिल्कुल मच। कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली एक सर्विस चल रही है अजूर के इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, और यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर आ रहा है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी यूजर्स मौजूद हैं, ऑल यूजर्स। ठीक है, और ये जो यूजर हैं, ये सारे यूजर वो यूजर हैं जो हमने बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे
जब हमने इन लोगों के लिए लाइसेंस लिए थे, किस चीज के, एक्सचेंज ऑनलाइन के लाइसेंस। हम चाहते थे कि ये वाले जो यूजर जितने बैठे हुए हैं ना, इन सबकी ईमेल क्लाउड से चले। कंप्लाइंस मैनेजमेंट का मसला था, तो हमें चाहिए थे अकाउंट्स। फिर कुछ दिनों बाद हमने रियलाइज किया कि यार कुछ लोगों के लिए ईमेल चाहिए, बाकी सबको तो वन ड्राइव के अकाउंट्स देने हैं। तो वन ड्राइव के अकाउंट्स देने हैं, तो फिर हमने कहा कि चलो फिर तो छोड़ देते हैं हम ये काम। तो हमने कहा फिर क्या करें, हमने कहा फिर ये करते हैं कि हम इनको स्टोरेज वन ड्राइव के लाइसेंस ले लेते हैं, जिसमें हम स्टोरेज अपलोड कर सकें, क्योंकि इनका डेटा बहुत था। 5 टेराबाइट तक इनको स्पेस चाहिए होती थी हर हाल में। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको 5 टेराबाइट के लाइसेंस मिलते थे पहले वन ड्राइव के। तो हमने 5 लाइसेंस वो ले लिए थे, तो इनके पास 25 टेराबाइट की स्टोरेज थी क्लाउड पे। ये टेंशन फ्री हो गए। आज तक ये वही स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने ईमेल की सर्विस चलाना भी बंद कर दी। लेकिन इनका यूजर वो जो है, वो क्लाउड पे साइन इन उसी वक्त करता है जब ये उसको क्रिएट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में एक यूजर बनाया था, मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम शुरू से यूजर बनाएं और उसको लॉगिन करके देखें। ठीक है, तो यहाँ एडमिन सेंटर आ रहा है, अजूर भी आ रहा है, जहां से बोलेंगे वहां से यूजर बना दूंगा। कहाँ से बनाऊं ताहिर भाई? जी पहले मेरे ख्याल में एप्लीकेशंस में बना लेते हैं और उसके इस बाद हम पे Azure में माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे। 365 पे, हाँ ये हाँ, माइक्रोसॉफ्ट 365। 365 पे आ गए। ऐड यूजर पे मैं गया और यहाँ मैंने जाके लिखा फहद याकूब, ये मैं आ गया पूरे नाम के साथ। ठीक है, और मैंने इस यूजर का नाम रखा फहद फॉर टेस्ट। ठीक है, और मैं इसको वेब डिजाइन गुरुज डॉट को पे बना रहा हूँ। मैंने इसका पासवर्ड भी रख लिया और उसने मुझे कच्ची कर दी। उसने कहा ठीक है जी, अच्छा पासवर्ड है ये, वेरी गुड। अब जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ वो मुझे कहता है कि आपके पास कोई लाइसेंसेस नहीं है। तो लाइसेंस नहीं होंगे तो ये यूजर तो बन जाएगा, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट की कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 की प्रोडक्ट जैसे एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स, वन ड्राइव, ऐसी कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चाहिए जो आपके पास है नहीं। लेकिन ये यूजर यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्रिएट कर दो यूजर को विदाउट असाइनिंग द लाइसेंस। उसने कहा ठीक है कर ले। अगर आप यूजर की वो प्रोफाइल में चीजें जाते हैं, उसको परमिशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं देना यार, छोड़। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसने कहा इस यूजर का ना ईमेल एड्रेस ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो याद नहीं करूंगा। तो फिर ये मैंने कॉपी कर लिया यूजर। ठीक है, और ये वाले नोटपैड पे जहां अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, उप्स, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, और फिनिश एंड एडिंग, मैंने यूजर फिनिश कर दिया क्रिएट करते हुए। उसने कहा जी बन गया है इसका यूजर, अगर आप चाहें तो आप इसकी कुछ सेटिंग और भी कर सकते हैं। मैंने कहा बाहर जाओ, चलो शाबाश। ठीक है, अब मैंने ये यूजर जो बनाया है, इसको मैं साइन इन भी कर लेता हूँ। साइन इन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको बंद करता हूँ पहले, और यहां से मैं इस इनकॉग्निटो विंडो में इसको भी साइन आउट कर देता हूँ, और इस पार्टनर नेटवर्क को भी। हाँ जी, रिफ्रेश किया, उसने बोला भाई साइन आउट हो गए हो तुम, यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। ओके, ठीक है, और दोबारा से मैं कॉग्निटो विंडो को ओपन करता हूँ। ये आ गया कॉग्निटो विंडो, और portal.office.com, और ये मेरा यूजर है भाईजान। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, और ये यहाँ आ गया, और यहाँ मैं इसका पासवर्ड दे लेता हूँ। आई बिलीव मैंने यही पासवर्ड रखा तो यही था, और काम भी कर गया। उसने कहा जनाब आपके लिए जो है ना सिक्योरिटी ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि हमने जब ये कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो हमारे पास लाइसेंस थे और हमने यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया था। तो वो कह रहे हैं आप चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। तो 14 दिन है आपके पास। मैंने कहा हाँ, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, और मैंने इस यूजर को साइन इन कर लिया। तो ये यूजर साइन इन हो गया भाईजान, इसकी ये प्रोफाइल आ गई। और क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है, इस वजह से इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 की चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे ऑफिस ऑनलाइन और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास चीजें आ गई। और यहाँ पे इसके पास एडमिन सेंटर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एडमिन सेंटर? क्योंकि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है, ये एक जनरल यूजर है।
जिसके पास कोई एप्लीकेशन के लाइसेंस होंगे तो ये काम कर लेगा। इसी वजह से इसको यहाँ पर एप्लीकेशन में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो ये तो यूजर साइन इन हो गया आपका पोर्टल पे। ठीक है, मैं इसको अब साइन आउट कर देता हूँ। सही। और नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ portal.azure.com। अब यहाँ कोशिश करते हैं इस यूजर को साइन इन कराने की। और ये रहा इस यूजर का पासवर्ड, एंटर करते हैं, आस्क मी लेटर। अब ये यूजर साइन इन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चीजें तो नजर आ रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई काम कर नहीं सकता, इसके पास राइट्स इतने नहीं है, क्योंकि ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कंपनी के पोर्टल पे। और यहाँ से ये बैठकर अगर कोई चीज कॉन्फ़िगर करना चाहे या कुछ देखना चाहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर ये एप्लीकेशन सर्विसेज की तरफ जाता है, वो कहता है भाई आपके पास तो परमिशन ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी उसको एरर मिल जाएगा थोड़ी देर में कि जानिए तुम्हारे पास राइट्स है नहीं। ठीक है, यू डोंट हैव राइट्स इनफ टू परफॉर्म एनीथिंग बट यू कैन व्यू। तो अब ये देखें, यहाँ पर वेब डिजाइन गुरु ये वेबसाइट आ रही है, ये इसकी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। अब यहाँ यूजर्स में जाएं, ये वही यूजर है जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है ना, तो ये सारे यूजर्स भी आ गए और ये रहा वो यूजर। ठीक है, तो ये है बेसिकली यूजर की ऑथेंटिकेशन कि किस तरह यूजर साइन इन कर लेता है Azure एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर। अब ये है सबसे सिंपलेस्ट वे कि आप यूजर क्यों बना रहे हैं और क्या काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर के एनवायरनमेंट में। अच्छा और कोई फहद, चीज? एक चीज जी जी। बताइएगा कि जैसे आपने क्रिएट किया यूजर हाँ क्रिएट करने के बाद आपने कहा कि उसके पास बिल्कुल लाइसेंस नहीं थे, एक तो असाइन किया, सेकंड आपने उसको कोई परमिशन नहीं दी किसी भी चीज नहीं की। थी, तो नहीं थी। अब आपने कहा कि ये ऑफिस के ऊपर भी लॉगिन कर सकता है सक्सेसफुली और Azure के ऊपर भी सक्सेसफुली कर सकता है। कर तो लिया। अब बेसिकली अब अगर इसके पास अगर लाइसेंस होता तो क्या ये सारी एक्टिविटीज कर सकता था या लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने हाँ, एक्सेप्ट? ये चीज अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होती है आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं फरहान भाई, तो कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्या काम दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये वाली परमिशन ना एक्टिव डायरेक्टरी वाली अप्रोच से रखी हुई है। वो कहते हैं भाईजान आपको सिर्फ और सिर्फ परमिशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं जो अकाउंट यूज करता हूँ ना पार्टनर का, वो जो मैंने कहाँ खोला हुआ था, शायद मैंने यहाँ खोला हुआ था, नहीं, वापस खोल के दिखा देता हूँ। ये जो मैंने अकाउंट खोला हुआ था ना पहले, जिससे मैंने यूजर बनाया था, portal.office.com। यार ये मेरा लैपटॉप ना बड़ा है और 5 दिन ना मैं छोटे वाले लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ, वो नोटबुक वाले पे ऑफिस के। तो इस वजह से ना मेरा कीबोर्ड कंट्रोल कभी कभी जो ना आउट ऑफ वे चला जाता है। तो ये जो अकाउंट था पार्टनर सपोर्ट, ये जो मेरा अकाउंट है पार्टनर सपोर्ट वाला, इस अकाउंट पे मैंने कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ, लेकिन मैं क्योंकि इनका कंसल्टेंट हूं। कहाँ है मेरा फोन? लाओ भाई मैं इसको अप्रूव करूं। आजा भैया अप्रूव कर दूं तुझे, वरना तू भाग जाएगा। ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार इनकी एक सर्विस एक्टिवेट की ना, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार देखो एक बात बताओ मुझे कि तुम लोग कितने लाइसेंस लोगे। उन्होंने कहा यार फाद हम पहले फेज में ना 50 लाइसेंस लेंगे 50 यूजर्स के लिए। तो मैंने कहा ठीक हो गया। अब ये 50 यूजर्स के लिए जब इन्होंने लाइसेंस लिया ना, तो एक लाइसेंस मुझे भी चिपका दिया था, वो मैंने ही चिपका लिया था अपने साथ। मैंने कहा मुझे भी एक लाइसेंस दे दो ताकि मुझे नोटिफिकेशन आते रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर नोटिफिकेशन रिसीव करें तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे तो पता ही है ये प्रॉब्लम होगी और मैं सिर्फ मैनेज करना चाहता हूं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की भाईजान। आप अकाउंट बनाएं, उसको उसकी मेंबरशिप मॉडिफाई करें
उसकी परमिशन सेट करें और दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्टिव यूजर्स में जाऊं और मैं आपको दिखाऊं पार्टनर सपोर्ट, क्या लिख दिया मैंने, अब पार्टनर सपोर्ट मिलेगी। ये यार हाँ ये देखें, अब ये जो पार्टनर सपोर्ट है ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अनलाइसेंस। अनलाइसेंस। तो इसके बाद लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये मैनेज कर रहा है सारी चीजों को। ठीक है, मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता अपनी कोई भी चीज, तो इस वजह से वो मुझे एरर भी दे देगा कि आप कुछ चीजें मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे परमिशन दिखा सकूं तो लुक एट दैट, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्योंकि मेरे पास ये परमिशंस मौजूद हैं, तो मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोई भी गड़बड़ होगी ना इनके एक्सचेंज में जाके मैं कर दूंगा चेंजेस। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं किसी यूजर को परमिशन दे भी सकता हूँ, किसी यूजर की परमिशन हटा भी सकता हूँ, मैं लाइसेंस भी लगा सकता हूँ, किसी के लिए लाइसेंस साइन भी कर सकता हूँ, किसी के लाइसेंस रिमूव भी कर सकता हूँ। तो एज ए बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरह के अकाउंट्स रखें। मुझे पासवर्ड, इन लोगों को पासवर्ड रीसेट करने होते हैं ना, तो ये मुझे बोलते हैं यार फात पासवर्ड रीसेट कर दे। तो पासवर्ड रीसेट करने का मेरे पास नोटिफिकेशन थोड़ी आता है, मैं तो सिर्फ खुद ही बैठता हूँ, साइन इन करता हूँ, कर देता हूँ चीजें सेट। दैट्स अच्छा इट। अच्छा फाद फाज भाई, I have a question. जी हसन भाई। अच्छा, इसमें जब आपने इसमें 365 में ये नया यूजर क्रिएट किया है, इसमें तो इसने लाइसेंसेस ना होने की वजह से एक्सेस नहीं दी, लेकिन एज्योर किस पर चीज की, उसको एक्टिव किस चीज की मैं हसन भाई? 365 में तो लाइसेंसेस नहीं थे ना, तो ना टीम व्यूअर था, बाकी वो तो समझ आ गया। जब सही आपने है। उसको एज्योर पर जाकर खोला तो नए यूजर की को एक्सेस मिल गई एक्टिव डायरेक्टरी बाकी सारी देखने की ना, तो हाँ इस पर नया यूजर कहीं मतलब उसकी एक्सेस कंट्रोल नहीं की जाती कि आप नया यूजर बना रहे हैं, उसको आपने एक्सेस के ये एक्टिव डायरेक्टरी की एक्सेस देनी है कि नहीं देनी? ये बेसिकली उसको कोई फर्क नहीं डालेगा, ये मैं आपको हम्म। बता दूं। अगर वो कहते हैं तो उसके लिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू ओनली है, यूजर ओके, कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है ठीक ना, ये ठीक याद ठीक। रखिएगा। हाँ लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं मैं तो चाहता ही नहीं कि उसको मिले, तो आप उसके लिए पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। आप ओके। रूल्स बना सकते हैं कि ठीक है भाई, फाद अगर साइन इन करेगा और उसके पास ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स नहीं है, ठीक है ना, जैसे ये यूजर आ रहे हैं ना मेरे पास फहद के, हम हम्म। एक काम करते हैं, हम एक जनरल यूजर को भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं, रैंडम आमिर भाई को चेक कर लेते हैं। ये आ गया आमिर यूनुस। तो अब अगर आप इनकी परमिशन चेक करेंगे ना, तो उसके बाद आप देखेंगे अच्छा यार इसके पास तो परमिशन ही नहीं है। अभी देखें, इसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ यूजर है, और यूजर कहीं भी साइन इन कर सकता है एज पर द आर्किटेक्चर ऑफ SSO, सिंगल साइन ऑन और एक्टिव हम्म। डायरेक्टरी की मदद से। तो जब लेकिन वो नया कहता है, यूजर नहीं बना सकता? उसके पास ये राइट्स नहीं है, नहीं है उसके पास ओके, ये राइट्स नहीं ये है कि वो ये आपके काम कर सके। ओके, ठीक ये है। आपके अगर पास एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होने की मेरे वजह पास से रहा। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब भी आप ओके, आप अपने गॉट इट। टीम में आईटी सपोर्ट, जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपने आपने ना नई एक आईटी सपोर्ट टीम बनाई जिनकी जिम्मेदारी है कि वो यूजर्स के पासवर्ड रीसेट कर सकें, लेकिन आप उनको लाइसेंस इशू नहीं करना चाहते, तो अब आप क्या ठीक है। करेंगे? अब लोकल एक्टिव डायरेक्टरी में भी तो हम यही करते हैं कि आपने अगर ये बात कही, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास ऑन प्रेमिस आपकी कंपनी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है और आप वहां पे एक यूजर बनाते हैं नया आईटी सपोर्ट के लिए फहद के नाम का, और आप कहते हैं फहद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पासवर्ड रीसेट कर दोगे यूजर के, अब फहद को आप कौन सी परमिशन देंगे जिससे फहद यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन होगी। यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, ओके। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब आपने फहद को एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे दी है, फहद ने तो अन्नी फेर दी जनाब सारी जगह जाकर, वो कहीं भी घुस रहा ओके, है, कहीं भी पासवर्ड रीसेट कर रहा है। ठीक 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 है, ठीक और ठीक। लॉग्स में आ रहा है जी फहद ने पासवर्ड रीसेट किया, वो करते हम्म। हैं हम सबसे बड़ी गलती। उसके लिए क्या खूबसूरत चीज हो सकती है वो आप लोगों ने कभी सोची नहीं होगी, या बहुत सारों ने सोची होगी। जैसे मुझे लग रहा है कि उस्मान भाई कुछ कहना चाह रहे थे, या जिया भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। सर उसको एडमिन एडमिन रोल देंगे, एडमिन हाँ यूजर में डालेंगे उसको। हाँ, जो एडमिन ये वाला ना, सब सब होशियार हो हम लोग। जिया भाई आप भी कुछ ऐड कर लो। जिसे अब रोल चलिए, बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कहते हैं कुछ। आर बैक रोल बेस्ड हाँ एक्सेस जी। कंट्रोल। वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यही तो है कि आपने उसको रोल दे दिया है। ये देखें हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास यूजर्स के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं आ रहा जिसमें आप ये बोल सकेंगे ये यूजर के पासवर्ड रीसेट कर लेगा। तो आप हम्म। उठाते हैं धाड़ करके उसको इसमें डाल देते हैं, कहाँ गया भाई, ग्लोबल एडमिन डोमेन एडमिन में डाल देते हैं। डाल दो डोमेन एडमिन में आईटी के बंदे को, फेर दे नहीं वो सबकी जाके। हम्म। क्यों भाई क्यों, क्या जरूरत पड़ी है?
इतनी अच्छी एक्टिव डायरेक्टरी आती है हम लोगों को, हम ये चीज सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो एक ये तो गलत करते हैं डेलीगेशन हम। भी होता है ना सर। यस, तो हम जो है वो दूसरा काम करते हैं, हम देते हैं उसको डेलीगेट कंट्रोल। और डेलीगेट कंट्रोल देते हैं आप स्पेसिफिक ओयू के ऊपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक और ओयू बना लें, ये आपने ओयू बनाया और इसका नाम रखा आपने HR। अभी इसमें कोई यूजर नहीं है, आपने HR के ओयू पर आके डेलीगेट कंट्रोल ये ऑप्शन यूज करना है। जब आप डेलीगेट कंट्रोल पे जाते हैं तो यहाँ आपके पास वो पूछता है कि आप किस यूजर को ऐड करना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने एक यूजर बनाया था टॉम के नाम से, इसको चेक कर लो। उसने कहा हाँ मिल गया। मैंने कहा टॉम को ये राइट्स दे दो, ये रहे वो कस्टमाइज राइट्स। मैंने कहा टॉम यूजर बना सके, टॉम यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सके, लेकिन किसमें? सिर्फ HR के ओयू में, और कहीं नहीं। तो अब ऐसी सूरत में जब टॉम रिमोट डेस्कटॉप लेगा सर्वर का, या टॉम के पास RSET का टूल इंस्टॉल होगा रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करेगा, तो वो सिर्फ या तो यूजर बना सकता है या यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता है सिर्फ HR पे। वो किसी दूसरे ओयू में भी जाके काम नहीं कर सकता। ये होती है डेलीगेट कंट्रोल। एंड बिल्कुल सिमिलर हम इस पे एज्योर पोर्टल पर भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी सिमिलर तरह। एज्योर पोर्टल पे, यस बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास वहां पे ग्रुप मौजूद है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये राइट्स हैं, आप उसको कभी भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर में ना डालें, क्योंकि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के पास बिलिंग के राइट्स भी होते हैं, उसके बाद बिल्स गिर रहे होते हैं, इनवॉइसेस गिर रही होती हैं। हमने गॉट इट। हमने पहली बार जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया तो मुझे किसी ने बोला, वहां पे ये जिसी कंपनी का मैं आपको पोर्टल दिखा रहा हूँ, उन्होंने कहा यार फहद हम चाहते हैं कि हमारे लड़के जो है ना वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हो, परेशानी ना हो कुछ करने से। मैंने कहा तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि बिलिंग ड्यू थी। 2 दिन बाद मैंने वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रखा, वो बता दिया, वो आधे से ज्यादा लोगों को बता था अच्छा कितना पे कर रहे हैं ये लोग। उसने कहा भाई ये तो गले पड़ गया यार, हर बंदा हमें बता रहा है इतना बिल आ रहा है, इतना कंजम्पशन हो रहा है, तुम तो हमें झूठ बोलते हो और यूं है वो है। मैंने कहा यही तुम्हें बताना चाह रहा था कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की खूबसूरतियां क्या है। कह रहे यार हम तो चाहते थे कि बस ये यूजर बनाए, बस पासवर्ड रिसेट करें। तो मैंने कहा ऐसे बोलो ना। फिर उनमें एक अच्छा लड़का था, उसने बोला कि मैं जो है ना वो चाहता हूँ कि जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे चीजें चलें, तो वो एक्सचेंज के मेल बॉक्सेस को देखे। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए ना स्पेसिफिक रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं। तो वो रोल जो आप अजूर पे देख रहे होते हैं वो कहलाते हैं अजूर AD रोल्स। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। तो यहाँ आप डेलीगेट कंट्रोल देंगे, आप कभी भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके मैनेज रोल्स में जाता हूँ तो ये देखें इसके रोल्स भी नजर आएंगे। उसने कहा भाई इसके पास कोई रोल नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक यूजर है, नो एडमिन सेंटर एक्सेस। ठीक है, यही वजह थी कि जब इसने साइन इन किया तो यहाँ पे एडमिन नजर आ रहा है, और फहद वाले यूजर ने साइन इन किया था तो यहाँ पे एडमिन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास एडमिन एक्सेस के राइट्स ही नहीं है, तो वो कभी जाएगा ही नहीं इधर। अगर आप एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं तो ये स्पेसिफिक है प्रोडक्ट वाइज। तो अगर आप इसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है फुल एक्सेस टू एक्सचेंज ऑनलाइन, क्रिएट मैनेज ग्रुप्स, मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट एंड मॉनिटर सर्विस हेल्थ। सब काम कर सकता है ये। ठीक है, और अगर आप यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं तो कहता है रीसेट यूजर पासवर्ड, क्रिएट्स एंड मैनेज यूजर एंड ग्रुप्स इंक्लूडिंग फिल्टर, मैनेज सर्विसेज रिक्वेस्ट, मॉनिटर सर्विस हेल्थ, सब कुछ करेगा, लेकिन करेगा यूजर से रिलेट, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर में हर बंदे को ना डालें मुंह उठा के, आप उसको डालें यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपकी चल रही है उस प्रोडक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बना लें उसको। आपको लगता है आपके वर्कलोड ज्यादा है, आप बोलेंगे यार हमारे पास टीम्स भी चल रहा है, हमारे पास एक्सचेंज भी चल रहा है, हमारे पास एजूर भी चल रहा है। तो आपने कहा यार ठीक है फहद को डालो एक्सचेंज में, ये मेल बॉक्सेस को देखे, और अली भाई को डालो तुम जो है ना वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में, ताकि यूजर के पासवर्ड रिसेट करें, और नदीम को जो है ना वो तुम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ ताकि ये सारे काम देखेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। तो ये सब चीजें ऑथेंटिकेशन के हिसाब से चल रही हैं कि यूजर की ऑथेंटिकेशन कैसे है, किस तरह काम करता है, लेकिन याद रखें ये सारी चीजें बेस करती हैं पहले ऑथेंटिकेशन पे, और वो चलती है माइक्रोसॉफ्ट अजूर से। ठीक है, आई होप हमारी पहली स्लाइड हमें ऐसे क्लियर हो गई होगी, ऐसे। एक क्वेश्चन है फहद। जी जी जैसे आपने बताया कि लाइसेंस की नीड नहीं है और हम यूजर्स क्रिएट करके यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दैट कि मैं तो सिर्फ 2 ही लाइसेंस लूं
और बाकी पूरी कंपनी के यूजर्स बना दूंगा लाइसेंस, और उनको जो है उनको रोल्स जो है ना लिमिटेड इनकी जो है अथॉरिटीज क्रिएट करना शुरू कर दूं। तो माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा होता कि लाइसेंस 2 हैं लेकिन यूजर 50 क्रिएट हुए हैं। तो आप उन 50 यूजर से कर क्या सकते हैं? वैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करवा सकता हूँ, जैसे जैसे कि एक्सचेंज करना है या यूजर क्रिएट करना है या रोल एक्सचेंज आपके पास उसी नजर आएगा ना। अब आप सोचें कि आपने कहा कि चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, आपके पास 2 लाइसेंस हैं और 50 यूजर बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 50 यूजर मिलके एडमिनिस्ट्रेट क्या करेंगे? 2 लोगों के मेल बॉक्स बनाएंगे बार बार, एक बार बन गए, उनको लाइसेंस मिल गए, अब क्या करेंगे? वो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब अब टर्नओवर भी तो होता है कि आपको यूजर्स क्रिएट करना या नहीं करना या उसको डिलीट करना, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, उनके पास वन टाइम एक्टिविटी है। आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन उनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इस बात से कभी भी कंसर्न नहीं रखता। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये हम तो फ्री वर्जन दे रहे हैं ना आपको, आप लाइसेंस जितने लोगों का लेंगे उतने लोगों की सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप 5 लाख ऑब्जेक्ट बना सकते हैं फ्री वर्जन में, ठीक है? ओके ओके। तो 5 लाख ऑब्जेक्ट हैं, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन बना कर देगा एक्टिव डायरेक्टरी, को कहेगा बस हो गए अब पैसे दे दो, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि आपने सब्सक्रिप्शन ली है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपसे हम उसके पैसे ले रहे हैं। अब आपके पास लाइसेंस के नंबर्स क्या हैं वो एक अलग चीज है। आप जाहिर सी बात है, लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हुआ है कि जो सर्विस इस्तेमाल करना चाहेगा उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने कहा हमें तो नहीं चाहिए, उसने कहा ठीक है ना लो, हम तुमसे इस जगह के पैसे ले लेंगे। तो वो अपने रेंटेड एरिया के पैसे ले लेता है, ठीक है? अगर 90 डेज हम कोई एक्टिविटी ना करें, हम साइन इन भी ना करें ना, तो ये सारे डोमेन उखाड़ के फेंक दे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट रोल ओवर चलाता है ऐसे अकाउंट्स के लिए जिनके जिनके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होती। वो कहता है भाई आपकी तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, आप एक्टिवली यहाँ आते ही नहीं है, तो गेट आउट फ्रॉम हियर। क्योंकि उसे भी तो अपना डेटा सेंटर साफ रखना है ना। टेक्निकली तौर पे वो भी तो आपको अपने डेटा सेंटर के अंदर एक वर्चुअल मशीन बना के ये सारी चीजें दे रहा है। वो कोई ऐसे क्लाउड में आसमान में तो नहीं खड़ा हुआ ना, हवा के अंदर, उसके पास भी रिसोर्सेज हैं, तो वो ये काम कर रहा है, ठीक है? और तो दूसरा सर, अब पासवर्ड रीसेट करने के लिए या ये जो छोटे छोटे काम है इसके लिए तो अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरह सेल्फ पासवर्ड रीसेट जो है एज्योर आपको ये दे रहा है SSPR सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट सर्विसेज। जी, तो उसके लिए तो अब हमें कोई एक डेडिकेटेड रिसोर्स रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये ले भाई तू पासवर्ड रीसेट करता रहे बैठ के लोगों के। अब तो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट हो हाँ, रहा लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो सेल्फ सर्विस पासवर्ड है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के लाइसेंस एक्टिवेशन होती है। आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का E5 लाइसेंस चाहिए आपकी कंपनी में, या फिर आपके पास अजूर का प्रीमियम प्लान 2 लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे वो सबके लिए भी अलाउ नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटर्स को करते हैं सिर्फ अलाउ। जनरल यूजर के पास ये राइट्स नहीं होते अनटिल और अनलेस जब तक आप ये कॉन्फ़िगर ना कर दें। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा वो ऑप्शन, कि मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो मेरे पास वो ऑप्शन नजर भी नहीं आता। उस टैब पे जाता हूँ, वो कहता है प्रीमियम सर्विस लोगे तो फिर आओगे आगे। ओके। अगर सर हम एज्योर को यूज कर रहे हैं, जस्ट उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी, तो ठीक है। वो जो प्लेटफॉर्म तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन एज ए सर्विस होगा या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होगा? जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं। नहीं, आप जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी कैसे यूज कर रहे हैं एजूर की? मतलब आपके पास ऑन प्रेमिस एनवायरनमेंट है जिसको आपने हाँ कनेक्ट जी किया हुआ है एजूर के साथ? जी, हाइब्रिड एक्टिव डायरेक्टरी है, उसके साथ हम O365 को यूज कर रहे हैं जो नहीं, यूजर क्रिएट। जी एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जी, इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सचेंज हाँ, तो फिर एक्सचेंज। आपके पास ये बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहे हैं, आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि भाई सर्वर्स तुम बनाओ, मेरी सर्विसेज तुम्हारे सर्वर पे चल रही हैं। मेरा एक्सचेंज था ऑन प्रेमिस में जो मैंने उठा के तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारे पास से चलेगा वो। तो वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो होगा जिस दिन आप वर्चुअल मशीनें बनाएंगे, वहां पे वर्चुअल नेटवर्क्स बनाएंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जब होगा, जब आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विस इस्तेमाल करेंगे और अजूर की तरफ कभी आएंगे ही नहीं। आप बोलेंगे नहीं मुझे वन ड्राइव दे दो, शेयर पॉइंट दे दो, मैं यहीं से काम कर लूंगा, ठीक है? तो ये छोटा सा डिफरेंस है। O365, जस्ट O365 अगर हम यूज कर रहे हैं सर, बेसिकली वो यूजर्स तो बेसिकली एज्योर में ही क्रिएट हो रहे हैं ना। अल्टीमेटली O365 खुद से तो यूजर क्रिएट नहीं कर रहा, बेसिकली तो एक्टिव डायरेक्टरी ही यूज कर रहा है वो एज्योर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके पास जो जो प्लेटफॉर्म है वो उसके लिए थोड़ी इस्तेमाल हो रहा है। आप तो मेल बॉक्स मैनेज कर रहे हैं ना। एक्सचेंज सर्वर विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। तो आप जी लेकिन आपका जो लाइसेंस है वो तो आपको रिडायरेक्ट एक्सचेंज की तरफ कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका यूजर पोर्टल पे जाके साइन इन करता है तो वो अजूर के विंडो पर आता है, वो तो जाता है एक्सचेंज मेल बॉक्स पे। एक्सचेंज मेल बॉक्स पे। तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट उसको आपके लिए प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन आपकी ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी से ही है।
जी ऑथेंटिकेशन अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से ही है। ठीक ठीक है हेलो, एक जी जिया एक भाई। बेसिकली एक चीज था उसको क्लियर कराना चाहता बेसिकली। मुझे भी रिसेंटली, जैसे अभी हम हाइब्रिड उसकी बात कर रहे थे कि ऑन प्रेमिसेस हमारे एक्टिव डायरेक्टरी और ऑनलाइन एक्टिव डायरेक्टरी, तो मैं एक दोस्त के पास बैठा था, थोड़े से बस वो कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। तो उसमें ये था कि हमने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमें वहाँ पे दो चीजें जो है वो मिसिंग मिली थी ऑन जो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी है और उसके अंदर। एक था कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वहाँ नहीं बनते हमारे अजूर एक्टिव हाँ डायरेक्टरी के ऊपर। ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा। और दूसरा वो जो हमारा बेसिकली पॉलिसीज होती है जो वो ग्रुप पॉलिसी सपोर्ट पॉलिसीज, नहीं करता, ग्रुप ग्रुप पॉलिसी पॉलिसीज, सपोर्ट नहीं करता। हाँ ये हम थोड़ा तो सा ये आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा कि क्या चीजें ठीक होती ठीक हैं। ठीक है ना, बिल्कुल मैं ठीक है आपको सर। बताऊंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। सही है। तो वैसे हमने पूरा, आपको पता है हम ऑलमोस्ट जो है ना वो 90 मिनट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन पे निकाल चुके हैं। ठीक है, वैसे होना ये चाहिए था कि मैं आपको जल्दी जल्दी स्लाइड्स पढ़ाता और थोड़ा सा चलो चलो चलो, ऐसे नहीं किया हमने। ठीक है, हमने पहले चीज एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को ये जरूर समझ आ गया होगा कि ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज काम किस तरह कर रही हैं और कैसे ऑथेंटिकेशन काम करती है, उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, दैट्स फाइन। अल्टीमेटली आपको साइन इन करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस चाहिए। और यही वजह है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी लिखी है तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास अजूर की रिसोर्सेज हैं, ऑफिस 365 है या अजूर की एप्लीकेशन है, इन सबकी ऑथेंटिकेशन के लिए आपको अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो ये है सारी चीज हमारे पास। एक चीज और जो आप समझ लें वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है, अकाउंट है, अजूर एडी कनेक्ट है, अजूर एडी टेनेंट और डायरेक्टरी है, और सब्सक्रिप्शन है। सो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप बनाएं और वो ऑथेंटिकेट हो सके, वो आइडेंटिटी होती है। और वो आइडेंटिटी हमेशा एक अकाउंट के साथ बाइंड की जाती है। अकाउंट हम कहते हैं एक ऐसी आइडेंटिटी को जिसके साथ कोई डेटा एसोसिएट हो। अब वो डेटा क्या होता है? डेटा होता है यूजर की इंफॉर्मेशन, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका पासवर्ड, उसकी परमिशंस, उसके साथ एसोसिएट लाइसेंसेस, ये सारी चीजें कहलाती हैं अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आता है अजोर एडी अकाउंट। अब जब आप अजोर एडी अकाउंट के पास जाते हैं तो अजोर एडी अकाउंट में हमारे पास होता है ऐसी आइडेंटिटीज जो आप अजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे बनाते हैं जो वहां ऑथेंटिकेट हो सके या फिर कोई और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके या फिर किसी और क्लाउड सर्विसेज की मदद से बनाई जा सके। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 इस्तेमाल करते हैं और वहां से जाके आप यूजर बनाते हैं तो वो भी अजूर एडी अकाउंट कहलाएगा। अगर आप एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां जाके मेल बॉक्स बनाते हैं तो याद रखें कि एक्सचेंज का मेल बॉक्स एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर अकाउंट कहलाता है। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने तो जाके एक मेल बॉक्स बनाया है एक्सचेंज में फहद के नाम का, तो अगर जब ये बनाने के बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे ना अजूर की, तो वहां आपको फहद के नाम का यूजर भी मिल जाएगा। क्योंकि विदाउट हैविंग द यूजर नेम यू कैन नॉट क्रिएट द मेल बॉक्स एंड विदाउट हैविंग द मेल बॉक्स यू कैन नॉट क्रिएट द यूजर इफ यू आर यूजिंग एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है अजूर एडी टेनेंट या डायरेक्टरी। टेनेंट जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन के साथ देता है, एक इंस्टेंस देता है अपने डेटा सेंटर में, एक एक एरिया देता है, एक फोल्डर देता है। वो कहता है भाई इसके अंदर ना तुम्हारी कंपनी रखी हुई है, जो चाहे करना है वो यहाँ करोगे इस बाउंड्री के अंदर, टेनेंट के अंदर। और इस बाउंड्री में ऑथेंटिकेशन के लिए तुम्हारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड मिलेगी तुम्हें बाय डिफॉल्ट, जो फ्री वर्जन होगा अजूर का। तो अब तुम माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज इस्तेमाल करो या फिर अजूर का डेटा सेंटर बनाओ, वर्चुअल मशीनें बनाओ, वर्चुअल नेटवर्क्स बनाओ, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करो, जो करना है करो, लेकिन ऑथेंटिकेशन तुम्हें अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से मिलेगी। तो ये बेसिकली एक चीज जो आपको समझनी है। तो वो टेनेंट या डायरेक्टरी सर्विसेज दोनों एक है। और तीसरा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट की पेड सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि कोई भी फीचर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जो क्लाउड का है उसके लिए आपको लेना पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन होगी तो ही आप क्लाउड की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ क्लाउड पे साइन इन करके उसको देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते जो आपकी कंपनी के भले में है। तो वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये वो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपको फॉलो करना है। एक और स्लाइड देख लेते हैं छुट्टी पे जाने से पहले, और फिर उसके बाद हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे और कल फिर जब हम बैठेंगे तो कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन आ गया कि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो आपके प्रेमिसेस में चल रही है उसमें क्या फर्क है। पहली चीज ये समझ लें कि जो आपके प्रेमिसेस में एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है
उसका ऑथेंटिकेशन मेथड है Kerberos और NTLM, और वो रन हो रही है LDAP प्रोटोकॉल पे। जबकि जो अजोर में एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है उसको कनेक्ट किया गया है HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल की मदद से, और वहां पे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे चलता है ऑथेंटिकेशन, SAML, फेडरेशन सर्विसेज। जब आप बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के प्रोटोकॉल्स की, तो अजोर पे चलने वाली एक्टिव डायरेक्टरी चलती है REST API ओवर HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल से। वहां LDAP प्रोटोकॉल नहीं चल रहा क्योंकि वो HTTPS प्रोटोकॉल पे ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। ठीक है, और ये ऑथेंटिकेशन मेथड आ गए कि आप SAML, फेडरेशन सर्विसेज, ओपन आईडी कनेक्ट या ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं Kerberos की जगह। एक और चीज जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड करी वो ये कि अगर आप अजूर पे एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल ऑथेंटिकेट होना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट कर लें, आपने कहा ठीक है जी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी पे साइन इन करना है ना, तुम फेसबुक के अकाउंट से आ जाओ, हम साइन इन कर लेंगे। तो आप इस तरह के थर्ड पार्टी अकाउंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं साइन इन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अजूर की एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस में। लेकिन ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी में ये फीचर नहीं है। वो कहता है कि नहीं जी, जो यूजर लोकल एक्टिव डायरेक्टरी में बना है ना, सिर्फ उसी से साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो चीज जो आप बोल रहे थे, फरहान भाई बोल रहे थे शायद, वो यही कि हम जिया भाई बोल रहे थे इनफैक्ट, कि हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिफाइन किया हुआ है कि क्लाउड के ऊपर, अजोर के ऊपर आप प्लेन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजोर और इवन ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365। आप वहां पे जाके OUs नहीं बना सकते, आप सिर्फ और सिर्फ यूजर्स बना सकते हैं या ग्रुप्स बना सकते हैं डायरेक्टली। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है उसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, वो आपको OU बनाने के राइट्स नहीं देती। तो इसका मतलब है कि जब अजोर पे आप जाएंगे तो आपको वहां कोई OU बनाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सारे यूजर प्लेन टेक्स्ट में नजर आएंगे, आपको ग्रुप्स भी सीधे सीधे नजर आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि आप वहां पर ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये दो फीचर जो यहाँ मौजूद है। तो Azure AD users, a group are created in a flat structure, there is no hierarchy and there are no organizational units और group policy objects। ना ही आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बना सकते हैं, ना ही आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास छोटे से कंपैरिजन और ऑथेंटिकेशन सिस्टम की चीजें समझ आ गई हमें। यहाँ तक ही रखेंगे हम आज, और मुझे लगता है कि इतना बहुत बात बहुत एक होगा। छोटी चीज बता दें जी कि जी अगर फरहान भाई। ग्रुप पॉलिसीज अगर हम नहीं अप्लाई कर सकते तो अजोर के अंदर जैसे जो मल्टीनेशनल्स होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पर तो ग्रुप पॉलिसीज वगैरह से चीज़ें ड्राइव होती हैं जो ऑन प्रेमिसेस एडीज बनते हैं। तो अगर अजोर के ऊपर हम ट्रांसफर होते हैं तो क्या उसके लिए कोई दूसरा मेथड होता है या वहाँ कोई मेथड ही नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता है ना। आप सबसे पहले एक सवाल का जवाब दें अगर पॉसिबल है तो। ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्रुप पॉलिसी हम बनाते क्यों हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? हम ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं कि अगर मल्टीपल, फॉर एग्जांपल HR के लिए कोई सेलेक्टेड हमें कोई सर्विसेज इनेबल करनी है, या IT के लिए कुछ और करनी है, या फाइनेंस के लिए कुछ और करनी है, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स के ग्रुप पॉलिसीज बनाते हैं और उनको एसोसिएट कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एडीज के साथ या ग्रुप्स आप के साथ। आसान अल्फाज में अगर कोई डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे? ग्रुप पॉलिसीज जो होती हैं वो सिलेक्टेड जो है ग्रुप्स के लिए होती हैं, जो जिसके अंदर उसी रिस्ट्रिक्शंस या उनकी परमिशंस अलाउ करते हैं। और अगर कोई यूजर सेटिंग्स जो, राशिद भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि यूजर सेटिंग्स को कंट्रोल के लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि यूजर्स के क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या उसको बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए, शॉर्ट ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी आवाज में डिस्कॉर्शन आ रही है लेकिन कहीं कहीं मैं समझ गया। जाहिद भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ने एक एडी में ये है कि हम उसको उसमें फिर अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज इनेबल करवाते हैं और उसको मुख्तलिफ यूजर्स या OUs पे अप्लाई कर सकते हैं। सही है सही है, मतलब आप लोगों के आइडियाज सही हैं, इन- कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जी शुएब भाई। जी सर, इन शॉर्ट ये है कि हम स्पेसिफिक ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी डिफाइन करते हैं, वो ग्रुप पॉलिसी। अच्छा जो मजे कि की बात बताऊं, एक और मजे की बात, हाँ ये पहले भी क्लियर करूंगा शुएब भाई, पहले आप पूरा करें प्लीज। जी, और मेरा ख्याल है कि एज्योर में ये हम सारे काम इंट्यून से करते हैं, मेरे ख्याल में। चलें जबरदस्त। नदीम भाई क्या कहना चाह रहे हो? क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह के करम है, बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी
सर ग्रुप पॉलिसी बेसिकली एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कॉन्फ़िगर करती है या पॉलिसीज लगाती है हमारे यूजर सेटिंग्स पे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में। ठीक है, एक्सेलेंट। अच्छा, एक चीज जो सब लोग ज्यादा बोल रहे थे शुरू में, वो ये कि ग्रुप पॉलिसी ना ग्रुप पे नहीं लगती। एक बात तो समझ लें, ग्रुप पॉलिसी जो हमने कही है, ग्रुप पॉलिसी किस तरह कही गई? सबसे पहली चीज थी व्हाट इज पॉलिसी, सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन दैट वी वांट टू अलाउ, दैट वी वांट टू पुश ऑन द यूजर्स टू फॉलो। ये होती है पॉलिसी, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप किसी से फॉलो कराएं। ग्रुप पॉलिसी का मतलब है सेट ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज। हमारे यहाँ जो थोड़ी सी डेफिनेशन में कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है वो ये समझते हैं कि ग्रुप पॉलिसी मतलब ग्रुप पे लगने वाली पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी कभी भी ग्रुप पे नहीं लगी, वो हमेशा ओयू पे लगती है, डोमेन पे लगती है और साइट पे लगती है। आप लोगों के सबके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मसला ये है कि चीजें अलाइन नहीं है, डीफ्रेगमेंटेशन की जरूरत है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई व्हाई वी यूज ग्रुप पॉलिसी, तो आपने बहुत सिंपल सा प्यारा सा जवाब देना है, वी यूज ग्रुप पॉलिसी टू कंट्रोल यूजर वर्क एनवायरनमेंट। हम यूजर के वर्क एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर साइन इन करे तो कंट्रोल पैनल में ना जाए। हम चाहते हैं कि यूजर साइन इन करे तो नेटवर्क की सेटिंग ना छेड़े। हम चाहते हैं कि यूजर साइन इन करे तो उसके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जो हम करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब यूजर साइन इन करे तो उसकी लाइब्रेरी के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी हो, जब उसको उसकी जरूरत हो तब वो इंस्टॉल करे। हम चाहते हैं कि उसका डेस्कटॉप छुट्टी वाले दिन ऐसा नजर आना चाहिए, 14 अगस्त वाले दिन उसके डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे झंडा लगा हुआ होना चाहिए। तो आप यूजर के वर्क एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं। और इन्हीं सारे कामों को वो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आपको ग्रुप पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने आर्किटेक्चर तो खराब नहीं करेगा ना, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी लगती है ओयू पे, डोमेन पे या फिर साइट्स पे। अब ना आपके पास साइट्स हैं अजोर में, ना आपके पास ओयू है, ना आपके पास डोमेन है, वहां तो टेनेंट है, वहां तो डोमेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आप यूजर के वर्क एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक चीज और डिफरेंशिएट करनी है। जब आप ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती हैं, कंप्यूटर लेवल पॉलिसीज और यूजर लेवल पॉलिसीज। हर वो पॉलिसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सिक्योरिटी पे, फायरवॉल पे इंप्लीमेंट होगी वो आपकी या हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट होगी वो आपकी कंप्यूटर पे लगेगी। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि यूएसबी बंद हो जाए, तो यूएसबी ब्लॉक करने के लिए आप जब ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे तो वो आप यूजर की प्रोफाइल पे नहीं लगा सकते, आपको उसको कंप्यूटर प्रोफाइल पे लगाना है। अगर आप कहते हैं कि यूजर की फायरवॉल इनेबल रहे, बच्चा डिसेबल करना भी चाहे तो ना हो, तो ये काम करने के लिए आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि कंट्रोल पैनल का एक्सेस बंद हो जाए, डेस्कटॉप पे यूजर डेटा सेव ना कर सके, अब ये यूजर की एक्टिविटी है, तो यूजर के एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो डिवाइसेस की पॉलिसीज अलग हैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर और यूजर की पॉलिसीज अलग हैं। इन दोनों को कामों करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आपके पास ऐसा मसला आता है ना भाई, तो आप कुछ भी ना करें, आप आए, आप जाके माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून को इस्तेमाल कर रहे हैं जो शुएब भाई ने बताया। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की मदद से, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की मदद से आप यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर लेंगे वहां पे, और उसको कनेक्ट करके वहां आप पॉलिसी सेट कर लें। तो जो कुछ आप वहां पुश करेंगे ना वो अल्टीमेटली उस यूजर अकाउंट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ग्रुप पॉलिसी का कॉन्सेप्ट वहां से खत्म किया और यहां आपको अजोर में दिया माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जो पॉलिसी में आती हैं, वो हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी ना होने का जो ऑल्टरनेटिव है वो वहां पर इंट्यून और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है जो शुएब भाई ने आपको बताया। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मुझे लगता है कि आज के लिए डे 1 के लिए हमारी इतनी एक्साइटमेंट बहुत होगी और हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले। जाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप दरमियान में? ये इंट्यूम, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यूम, ये यूटिलिटी ये Azure AD में इंक्लूडेड है या कोई ये इसके बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम, एक आपको जो है ना वो इंटरप्राइज सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसकी मदद से फिर आपको डिवाइस रजिस्ट्रेशन के फीचर मिलते हैं। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के। लेकिन मैं आपको चीजें दिखा दूंगा। जी जी मैं इसमें थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो जी एक्टिव डायरेक्टरी के प्रीमियम वर्जन होते हैं उसमें भी ये डिवाइस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस आते हैं या जी नहीं, हाँ, ये अलग ही होते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी की जो प्रीमियम वर्जन है, जो प्रीमियम प्लान 1 है, प्रीमियम प्लान 2 है, उसका रीजन है कि आप डायनेमिक इनरोलमेंट कर सकते हैं, आप वहां से ओके डिवाइस आइडेंटिटी कर सकते हैं। जैसे ओके आप ये कहते हैं, ये हम कोशिश करेंगे कोई लैब भी कर सकें इसकी ना, कि डायनेमिक इनरोलमेंट हो सके। आपने कहा कि मैं फिल्टर लगा देता हूं कि यूजर की प्रोफाइल में अगर ये चीजें मिले तो उसके अकॉर्डिंगली यूजर ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर बन जाए, मुझे जाके मैनुअली बनाना ना पड़े। ठीक है,
तो वो सारी चीजें प्रीमियम प्लान से होती हैं, वो डिफॉल्ट प्लान से नहीं होती। तो सिक्योरिटी एंड इंटरप्राइज सर्विसेज और एज्योर एडी प्लान प्रीमियम प्लान, ये दो चीजों की मदद से आप बाकी चीजें मैनेज करते हैं। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि अगर आप सेपरेट ये लाइसेंस नहीं लेना चाहते तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का E5 लाइसेंस ले लें, जो इंटरप्राइज 5 लाइसेंस है। वो आपको बहुत सारे फीचर सपोर्ट कर लेता है। मेल बॉक्स भी बड़ा मिल जाता है एक्सचेंज में, स्टोरेज भी मिल जाती है, शेयर पॉइंट भी मिल जाता है, और एज्योर के प्रीमियम प्लान्स भी चल जाते हैं उसमें। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत होगा। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और अपने एक्चुअल टाइम से हम थोड़े से आगे भी आ गए, विच इज फाइन, विच इज ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। इट वाज वेरी नाइस टू डिस्कस विद यू गाइस, अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल मिलेंगे 3 बजे। और आज मैं सो गया था काम करते करते पढ़ते पढ़ते तो कल मैं उठा पाऊंगा टाइम से, तो कल हम इंशाल्लाह क्लास में आ जाएंगे टाइम से। ठीक है जी। थैंक यू फहद मुझे बताएं कि ये जो स्लाइड्स हैं और जो आपने नोटपैड वगैरह पे नोट किया था, तो क्या ये चीजें ईमेल के ऊपर हमें ट्रांसफर होंगी या किस तरह पर हमें यार बेसिकली ये चीजें तो हो रही हैं रिकॉर्ड, लेकिन अगर कोई चीज आप मुझे बोलते हो ना, जैसे ये चाहिए आपको, हाँ मसलन कुछ चीजें हैं जो आप हमें बताते रहेंगे तो एटलीस्ट वो हमारे नोट्स का भी पार्ट बनते रहे, और या रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरह में शेयर हो जाएंगी। वेल रिकॉर्डिंग ये है कि हमारा जब सेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 13 घंटे लगते हैं, 12-13 घंटे में ना ये अपलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली क्लाउड पे, इस अकाउंट में जहाँ पे जूम की ये मीटिंग चल रही है। तो जैसे ही अपलोड होती है मीटिंग एंड होने के बाद, तो उसके 12-13 घंटे बाद ना उमेर आप लोगों को शेयर कर देते हैं लिंक, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने वैसे कभी देखा नहीं कि वो कैसे दिखती हैं। उमेर भाई बॉस है हमारे वही देखते हैं सारी चीजें तो ये है कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी चीज आपको चाहिए रिटन फॉर्म में तो वो मैं दे दूंगा। ये स्लाइड्स ऑफिशियल एमसीटी की हैं, अगर आप बोलेंगे कि हमें ये स्लाइड्स भी दे दो तो मैं आपको ये स्लाइड्स भी दे दूंगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ये स्लाइड्स फिर मैं आखिर में दूंगा आपको, ये आपको मेरा नखरा मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइस। सो इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल मुलाकात करते हैं 3 बजे। तब तक रखिएगा अपना अच्छा ख्याल और कोई दिखिएगा अच्छा सा न्यूज चैनल। वाखिर दवाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके जी।